Hello students, welcome to class 12 physics batch. So today we'll be starting our first chapter and the name of the chapter is electric charges and fields. So ये जो चैप्टर है ये चैप्टर में हम स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड ये जो बिहेवियर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So what is electrostatics? It is the study of behavior and properties of the charges at rest. So यहाँ पे वर्ड आ गया चार्ज. तो चार्ज का क्या मतलब है? What do you mean by charge? So charge is an electrical property of constituent particles of matter due to which they can apply electric force on each other. तो हमने क्या नोटिस किया कि हर चीज जो है वो मैटर की बनी हुई है और ये जो मैटर है इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और उसको हम चार्ज कहते हैं, जिसके कारण वो जो बॉडी है वो अपने आसपास की बॉडीज को या तो अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है. और हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. सो पहले तो हम एक एक्सपेरिमेंट से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. अब देखो मेरे पास एक पेंडुलम है, ये मेरा बॉब है और ये मेरे पास देखो एक स्ट्रिंग है. अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये जो गिवन बॉडी है ये राइट नाउ रेस्ट पे है. रेस्ट का मतलब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और ये जो रस्सी है इसकी टेंशन बॉडी को नीचे गिरने से रोक रही है. तो यहां पे देखो ये हमारी फिगर में हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास ये बॉब है, अपने वेट के कारण ये नीचे जाना चाहता है, लेकिन ये जो थ्रेड है ये इसको टेंशन देके नीचे जाने से रोक रही है और इस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है. अब देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. इसका मतलब कि अगर मैं इस बॉडी को हिलाना चाहता हूं, इसको मैं यहां से हिलाना चाहता हूं, डिस्प्लेस करना चाहता हूं, तो मुझे इस बॉडी पे क्या करना पड़ेगा? फोर्स एक्ट करनी पड़ेगी. और वो जो फोर्स एक्ट करनी है अब उसको मैं कैसे एक्ट करूंगा? तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हेल्प से इस बॉडी पे फोर्स लगा के इस बॉडी को मोशन में लेके आऊंगा. कैसे? अब हम वो देखते हैं. तो अब देखो मेरे पास ये प्लास्टिक की रॉड है और ये एक वुलन क्लॉथ है. अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को रब करना शुरू किया. अब देखो रब करने से पहले, अगर मैं रब करने से पहले बात करूं तो देखो मैं ये बॉडी को ऐसे पास लेके आ रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा. ये जो मेरी बॉडी है ये न्यूट्रल है, ये जो क्लॉथ है ये भी अभी न्यूट्रल है. ये दोनों किसके बने हुए हैं? एटम्स के बने हुए हैं. आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स. और हमें पता है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो न्यूट्रल, उसका जो चार्ज है ओवरऑल वो जीरो है. अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये रॉड ली और ये क्लॉथ लिया और इनको रब करना शुरू कर दिया. तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं इनको रब कर रहा हूं. सो आई स्टार्ट रबिंग. अब देखो ये मैं इसके पास लेके आ रहा हूं और जब मैं इसके पास लेके आऊंगा तो ये देखो मोशन आ गया. ये कैसे मोशन आया? देखो ये मैं रब कर रहा हूं और जब मैं ये रब कर रहा हूं तो ये जो मेरी रॉड है, ये देखो रॉड है, इसको बस मैं इसके क्लोज लेके जा रहा हूं. और जब इसके क्लोज लेके जा रहा हूं तो बस क्लोज लेके गया और जब क्लोज लेके गया तो ये जो बॉडी है ये देखो इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हुई और फिर ये यहां पे ऑसिलेट करने लगी. मैंने इस बॉडी का देखो जो रेस्ट पे था उसको मोशन में ले आया और किसके हेल्प से लेके आया? इस रॉड के हेल्प से. अब समझते हैं कि हुआ क्या. अब देखो इनिशियली ये जो रॉड है और ये जो क्लॉथ है ये दोनों न्यूट्रल थे, पर जब मैंने इस क्लॉथ को इस रॉड के साथ रब किया तो फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी जनरेट हुई. वो जो हीट एनर्जी है वो इन दोनों बॉडी के एटम्स ने एब्जॉर्ब की और वो जो एटम्स हैं, वुलन के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वूल में से एक्साइट होके निकल के इस रॉड में आ गए. तो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो वूल है इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस रॉड में आ गए, जिसके कारण इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हुआ और ये जो वूल है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये जो आपका गिवन प्लास्टिक का रॉड है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया. और हमें पता है कि जो प्लास्टिक है वो एक इंसुलेटर है, इसमें जो चार्ज होगा वो अपने आप आगे फ्लो नहीं करेगा. तो होगा क्या, इस रॉड के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर स्टे कर जाएगा, इसके ऊपर ही रह जाएगा और ये जो चार्ज है इसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं. तो जब मैं रब करके इसको इसके पास लेके आऊंगा तो देखो क्या होगा. होगा ये कि ये जो आपका गिवन रॉड है, ये जो गिवन रॉड है इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने आसपास अपना एक असर शो करेगा
उस असर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो असर है उसके कारण ये जो आपका बॉब है, ये जो बॉडी है, इस पे लगेगी फोर्स, और इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस बॉडी को डिस्प्लेस करेगी, और बॉडी क्योंकि थ्रेड के साथ बांधी हुई है तो इसके अंदर आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण ये जो बॉब है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम क्या नोटिस करेंगे, हम नोटिस करेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जो ग्रेविटी है क्योंकि इसको नीचे पुल कर रही है, तो उसके कारण आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये जो आपकी बॉडी है, ये बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगी, और जैसे ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये बॉडी अपने मेन पोजीशन के आसपास ऑसिलेट करने लग जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब इस रॉड को चार्ज किया तो इस चार्ज रॉड ने अपने आसपास अपना एक असर बनाया जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और वो जो असर है उसके कारण ये जो बॉडी है, ये बॉडी अट्रैक्ट हुई, ये बॉडी जो है इसके फील्ड के कारण, चार्ज के फील्ड के कारण इन्फ्लुएंस हुई, और इसके कारण इस बॉडी के ऊपर एक लगी फोर्स, और वो जो फोर्स है उसके कारण इस बॉडी के ऊपर हुआ वर्क, और वो जो वर्क है उसके कारण बॉडी पे आई एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी एक चार्ज बॉडी को लेंगे और वो चार्ज रेस्ट पे होगा, तो वो जो चार्ज है वो अपने आसपास अपना एक असर दिखाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और कोई भी बॉडी अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी तो उस फील्ड के कारण उस पे फोर्स लगेगी, जिसके कारण उसके अंदर एक वर्क होगा, जिसके कारण उसमें कोई एनर्जी स्टोर होगी। और ये सारी चीजें हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे। सो चलो अब हम हर चीज को थोड़ा और डिटेल में थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। सो वी सेड दैट व्हाट इज द चार्ज। हमने कहा कि चार्ज क्या होता है, हमने कहा चार्ज एक ऐसी चीज है जो हर बॉडी के अंदर होती है। इट इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी, हर बॉडी के अंदर। हाँ, अब आपको कहे यार किसी बॉडी के अंदर चार्ज है पर नजर नहीं आ रहा, जैसे पहले इसको रब करने से पहले, ये रॉड है, इस रॉड को रब करने से पहले जब मैं लेके गया था बॉडी के पास, तो आपने क्या नोटिस किया कि रब करने से पहले जब आप उसके पास लेके गए, उसे अट्रैक्ट नहीं किया ना उसने, उस टाइम ये रॉड जो थी वो क्या थी, न्यूट्रल। इसका मतलब कि क्या मेरे रब करने से कोई चार्ज डेवलप हुआ, और वो क्या चार्ज मैंने बाहर से लेके आया। कहानी क्या है कि ये बॉडी के अंदर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का अमाउंट इसमें सेम है। जब किसी बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का अमाउंट सेम होगा तो वो बॉडी क्या नजर आएगी, न्यूट्रल। और अगर मैं किसी तरीके से इम्बैलेंस कर दूं, बॉडी के अंदर पॉजिटिव अमाउंट बढ़ा दूं या नेगेटिव अमाउंट बढ़ा दूं, इम्बैलेंस कर दूं, तो फिर आपको वो बॉडी चार्ज नजर आनी शुरू हो जाएगी। किसका इम्बैलेंस होगा, प्लस एंड माइनस का। तो जब इम्बैलेंस होगा तो आपको वो बॉडी का चार्ज नजर आएगा, और अगर इम्बैलेंस नहीं होगा तो या वो आपको वो बॉडी क्या नजर आएगी, न्यूट्रल। तो जो बॉडी न्यूट्रल नजर आ रही है उसमें भी चार्ज है, बस ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट क्या है, सेम है। सो वी हैव टू टाइप ऑफ चार्जेस, वन इज अ पॉजिटिव चार्ज and another is a negative charge। हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अब कोई भी एटम उठाओ, अब मैं एक एटम को उठाता हूं, कोई भी एटम उठाओ, एवरी एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास एक एटम है, और एटम के अंदर आपको पता है कि एक होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो उस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और अंदर आपके पास है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक है न्यूट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन, बाहर ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन।
नाउ व्हाट इज अ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या है? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल particle which is negatively charged. So electron is a fundamental particle which is negatively charged. तो एक फंडामेंटल पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल. अब फंडामेंटल का क्या मतलब? So fundamental particle means that particle which is not made up of any other smaller particle. कोई ऐसी चीज जिसको आप और छोटा नहीं कर सकते. जैसे एटम है, तो एटम को आप छोटा कर सकते हो. कैसे? एटम को तोड़ोगे तो उसके अंदर क्या नजर आएगा? न्यूक्लियस. बाहर क्या नजर आएंगे? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ नहीं है. इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल. तो फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल इज दैट पार्टिकल which is not composed of other particles. तो वो पार्टिकल जो अदर पार्टिकल से नहीं बना हुआ, मतलब आप इसको और छोटा नहीं कर सकते. तो जिन पार्टिकल्स को आप और छोटा नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं? बोलो यार, क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल. ठीक है जी. सो ਇਹਦੇ कुछ होर भी एग्जांपल्स ने फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल. वन इज क्वार्क्स और म्यूऑन्स और फोटॉन्स. हाँ, ये सब फंडामेंटल. ये तो थोड़े से हैं, मतलब मैं सिर्फ थोड़े से बता रहा हूं कि बाद में सर आ की पढ़ाने लगे. मतलब मैं थोड़े दस रहे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ. मतलब वो पार्टिकल्स ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. फोटॉन्स, देन ग्लूऑन्स. सो ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर फंडामेंटल. फंडामेंटल का क्या मतलब है? आप इनको और छोटा नहीं कर सकते. अब देखो, मैं इलेक्ट्रॉन को और छोटा नहीं कर सकता, पर इसके ऊपर एक ऐसी चीज है जो आसपास की बॉडीज पे असर डाल रही है और उस चीज को मैंने चार्ज का नाम दिया है. और इसके ऊपर जो सा चार्ज है वो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज. अब मैंने क्या कहा था? दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव. एक बात याद रखनी है कि ये नहीं सोचना कि प्लस बड़ा है माइनस छोटा है. नहीं, प्लस माइनस एक जैसे हैं, उनका नेचर ऑपोजिट है. दो टाइप के चार्ज हैं जिनका नेचर ऑपोजिट है. तो उसमें से एक को मैंने प्लस का नाम दे दिया, जिसका नेचर ऑपोजिट था उसको मैंने माइनस का नाम दे दिया. और मैंने फिर नोटिस किया कि नेचर में हर बॉडी पे ये दो टाइप के चार्ज कहीं ना कहीं होंगे. किसी पे प्लस वाला नेचर होगा, किसी पे माइनस वाला. बस ये दो नेचर के चार्ज होते हैं, एक प्लस नेचर और एक माइनस नेचर. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल है. जैसे अब ये देखो, ये क्वार्क, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. क्वार्क्स कैन बी पॉजिटिव, क्वार्क्स कैन बी नेगेटिव. Your muons, they are negative. And ये photons and gluons, they are neutral. Gluon. ये जो ग्लूऑन है ना, ग्लू का क्या काम होता है? चिपकाना. ये जो ग्लूऑन्स है ना, ये बेसिकली पता है क्या है? ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो क्वार्क्स को जोड़ रहे हैं. क्वार्क्स को जोड़ने का ये काम करते हैं. अभी देखो, मैंने जब इलेक्ट्रॉन लिखा, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच इज नेगेटिवली चार्ज. और यहां पे अब एक और मैं इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए.
It is a fundamental particle which has independent existence. It is a fundamental particle which has independent existence. फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये, और आप इसको छोटा नहीं कर सकते, पर ये अकेला रह सकता है. आपको पता है एक एटम में से इसको निकाल दो तो ये निकल के कहीं और चला जाएगा, पर ये खत्म नहीं होता. इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इसकी अपनी एक अलग से पहचान. आप इसको निकाल दो एटम से बाहर निकाल दो, कोई नहीं, आप किसी और चल जाएंगे, आप किसी और एटम को चल जाएंगे. ठीक है, तो आप इसको निकालोगे तो ये निकल के खत्म नहीं होगा. एटम में से निकालोगे खत्म नहीं होगा. इसकी खुद की क्या है, अकेले की एक एग्जिस्टेंस है. पर ये जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन ग्रुप्स. ये जो क्वार्क, ये भी फंडामेंटल है. अभी मैंने क्या कहा था, क्वार्क्स आर ऑल्सो फंडामेंटल. सो ये जो क्वार्क्स होते हैं, दे एग्जिस्ट इन ग्रुप्स. तो जो क्वार्क्स है ये ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं. एग्जिस्ट इन ग्रुप्स का क्या मतलब है कि आप जो क्वार्क होते हैं इनको अगर अकेला कर दोगे तो ये खत्म हो जाएंगे. सिंगल क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्वार्क हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा, ग्रुप में. दे विल बी फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ 2 क्वार्क्स और 3 क्वार्क्स और 4 क्वार्क्स और 5 क्वार्क्स. और इनको जोड़ के जो रख रहा है वो ग्लूऑन है. जो इनको जोड़ के रख रहा है वो क्या है, ग्लूऑन है. वो इनको जोड़ के रख रहा है. और लाइट को जब हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने कहा ना लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि लाइट के अंदर ड्यूल नेचर है, और आप कहते हो कि उसमें पार्टिकल नेचर है. और आप जब पार्टिकल नेचर बोलते हो तो आप क्या कहते हो, लाइट इज अ पार्टिकल इन विच योर एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ऐसे पढ़ा हुआ है आपने. और आपने फोटोन की एनर्जी भी लिखी हुई है. आपने कहा फोटोन इज अ एनर्जी पैकेट. पैकेट. अब मैं एक गुब्बारा लूं, पानी भर दूं और ऐसे मारूं तो जाके जोर से बजेगा आपको, वो पार्टिकल हो गया. तो एनर्जी जब ट्रेवल कर रही है तो वो एक पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, जिसमें छोटे छोटे पैकेट है जो अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनर्जी को आगे लेके जा रहे हैं. तो लाइट के अंदर वेव नेचर भी है, फैलने वाला नेचर भी है, और साथ में उसके अंदर एक पार्टिकल की तरह सीधे जाने वाला नेचर भी. उसके अंदर दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी. जब वेव की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि इट इज अ डिस्टर्बेंस विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो हम पढ़ेंगे. और जब मैं पार्टिकल की बात करूंगा तो मैं कहूंगा इट इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स. और ये जो फोटॉन्स हैं ये भी क्या है, ये भी फंडामेंटल है. मतलब आप फोटोन को और छोटा नहीं कर सकते. हाँ जी, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सब. अच्छा, अब यहां पे जब मैंने कहा कि हमारे पास जो चार्ज है वो 2 टाइप का है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. तो जब आप किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हो, हमने +1 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा था. हमने कहा था यार कोई भी चीज तब तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो पाती जब तक आप उसका अमाउंट नहीं बताते. अभी आपने नोटिस किया जब मैं इसको रब कर रहा था, मैंने कहा ह्यूमिडिटी है, मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. मैंने कहा ना मैंने आपको, क्यों, क्योंकि अब मैं ह्यूमिडिटी में जब ऐसे रबिंग करूंगा ना तो चार्ज एयर में लीक हो जाएगा. अब लीकेज क्या होता है हम आगे भी बात करेंगे. पर जब ड्राइनेस होगी तो मेरे को यही चीज शो करना आसान हो. अगर ड्राइनेस होती, जैसे अभी मतलब मौसम ह्यूमिड ना होता, मैं यही काम करता, वो जो बॉब है उसने ज्यादा दूर तक जाना था, मेरी रॉड पे जो चार्ज डेवलप होना था वो और भी ज्यादा होना था. अब क्या हो रहा है, मैं रब करके जब पास में लेके जाता हूं तो मेरा चार्ज हवा में थोड़ा सा क्या कर जाता है, लीक कर जाता है. किसके कारण, ह्यूमिडिटी के कारण. इसका मतलब कि हर बॉडी पे चार्ज होगा, पर किसी पे चार्ज ज्यादा होगा, किसी पे चार्ज कम होगा. तो किसी पे ज्यादा है, कम है, कितना अमाउंट. तो अमाउंट निकालने के लिए आपको हमेशा चाहिए थी यूनिट. अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए, यूनिट. सो अमाउंट के लिए यूनिट चाहिए. और चार्ज को जब हम निकालते हैं तो हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं इन कूलम. कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ
चार्ज। तो जब हम चार्ज की यूनिट्स की बात करेंगे, तो जब मैं चार्ज की यूनिट्स की बात करूंगा तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड वी राइट कूलम बाय कैपिटल सी। तो एस यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, कूलम है, और कूलम को हम किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल सी के साथ। हाँ जी, ठीक है जी। एंड सीजीएस यूनिट is stat coulomb. So CGS unit is stat coulomb, or we call it as ESU. ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इसको हम एक और नाम से लिखते हैं, दैट इज फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन was the physicist who discovered these two type of positive and negative charges। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इससे पहले देखो पता है क्या है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। देखो अभी आप अगर आपने नोटिस किया, मैंने क्या किया, रब किया, रब करने के बाद मैंने वो लेके गया इसके पास और वो अट्रैक्ट हो गया। तो लाइफ में क्या होता है, जब अभी पीछे जब मौसम चेंज हो रहा होता है, आप सोफे पे बैठे हो, सोफा जो है वो थोड़ा सा किसी एक गर्म कपड़े का बना हुआ है, आप बैठे ऐसे, आपका हाथ ऐसे लगा हुआ है उस पर, आप उठते हो दरवाजा खोलने लगते हो, वहां पे मेटल का वो डोर है, आप जैसे ही हाथ लगाते हो जैसे आपको करंट सा लगता है, आपको तो यार करंट लग गया। ऐसे होता है जब इन दिनों में जब मौसम चेंज होता है। वो करंट क्या है, वो क्या कैसे आ गया करंट, वो बेसिकली आप बैठे थे, जिस जगह पे बैठे थे, आप उस जगह के साथ बैठ के जब अपना हाथ रखा हुआ था, तो आपका हाथ और वो जगह जैसे ये रबिंग हुई है, ऐसे ही वहां पे भी फ्रिक्शन के कारण बॉडी से आपके हाथ में चार्ज आ गया। आप गए एक मेटल को हाथ लगाने लगे, तो आपके हाथ से चार्ज मेटल में फ्लो कर गया। जैसे ही वो फ्लो किया तो आपको क्या फील हुआ, करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। होता है ऐसे, फील किया हुआ कभी कभी। तो आप अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो रहा है कि चार्ज फ्लो कर। अब ऐसी चीजें पहले होती थी, लोग कहते यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो चार्ज को डिफाइन करने की हर किसी ने कोशिश की, पर वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर, कोई कहता है ये लिक्विड है, कोई कुछ ऐसे, मतलब ये बहुत कुछ चलता रहा। लास्ट में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कंसेप्ट दिया कि हर मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, और वो जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो चीजों को खींच रहा है या रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी, उसको उसने क्या नाम दिया, चार्ज। और उसने कहा कि ऐसी सिर्फ दो टाइप की नेचर है, एक पॉजिटिव नेचर है और एक नेगेटिव नेचर है। और फिर ये फ्रैंकलिन के नाम पे हमने इस यूनिट को रखा, दैट इज योर सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज अ फिजिसिस्ट जिसने फोर्स बिटवीन चार्जेस पढ़ा था। जनरली क्या होता है, यूनिट्स जब आप रखते हो तो आपकी कोशिश होती है कि यार हम ना जिस भी फिजिसिस्ट ने या साइंटिस्ट ने इसमें काम किया है उसको थोड़ा ऑनर करें। जैसे फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज करते हैं क्योंकि न्यूटन ने लॉज दिए जिसमें उसने फोर्स के बारे में बातें की। ऐसे ही हमने एनर्जी के लिए जाउल, अर्ग, फिर प्रेशर के लिए पास्कल, विस्कोसिटी के लिए पॉइजन। तो ये जो आप वर्ड्स यूज करते हैं सब कहीं ना कहीं फिजिसिस्ट के नाम है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम उन्हीं के नाम पे क्या करते हैं, यूनिट बना देते हैं। तो हमारी जो एसआई यूनिट है वो किसके नाम पे है, कूलम के नाम पे। और जो हमारी सीजीएस यूनिट है वो किसके नाम पे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन हम जनरली जब हम सीजीएस यूनिट यूज करते हैं तो हम फ्रैंकलिन वर्ड यूज करने की जगह स्टैट कूलम अपने सिलेबस में यूज करेंगे। तो याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि स्टैट कूलम, ईएसयू एंड फ्रैंकलिन, तीनों का मतलब सेम है। पेपर में क्वेश्चन आया ना कि विच इज द सीजीएस यूनिट, वहां पे लिखा होगा स्टैट कूलम, साथ में लिखा होगा ईएसयू, साथ में लिखा होगा फ्रैंकलिन, साथ में लिखा होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना। सो 1 कूलम, 1 कूलम is 3 into 10 raised per 9 स्टैट कूलम। सो अब मैं जो चीजें डिस्कस करूंगा वो थोड़े फैक्ट्स हैं।
अब ये फैक्ट्स को लर्न करना पड़ेगा। फैक्ट्स थोड़े बोरिंग लगते हैं कि सर कि यार हुण अपन लिखना पैना है, लर्न करना पैना है, न्यूमेरिकल्स इनाते ही होने हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो इन्हीं बेसिस पे होने, तो इनको अब लर्न करना पड़ना। तो अभी हम थोड़े फैक्ट्स की बातें करने लगे। तो 1 कूलम इज 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। अच्छा, देयर इज वन मोर बिगर यूनिट एंड दैट इज EMU. And EMU means electromagnetic unit of charge, and one EMU is 10 coulomb, and it is also known as ab coulomb. So one EMU is also known as 1 ab coulomb. So जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो चार्ज on an electron is -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, तो मैंने उस चार्ज की वैल्यू को डिफाइन कर दिया कि यार एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो कितना चार्ज है? -1.6 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और कितना है ये है, और ये देखो बहुत कम है, 10 की पावर -90, मतलब 0.00018 बार मैं लिखूंगा 0.0000000 ऐसे करके, फिर लास्ट में 16। बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और मैंने क्या बोला, ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। और आपको पता है कि एटम के अंदर आप जब केमिकल प्रोसेसेस करते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो, कौन इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस तो आराम से अंदर है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और अभी भी जब मैंने रबिंग की तो कौन निकला बाहर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिधर गया वो बॉडी क्या बन गई? नेगेटिवली चार्ज। जहां से निकल के गया वो बॉडी क्या बन गई? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही हुआ ना, क्योंकि दो बॉडी न्यूट्रल थी, एक में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें नेगेटिव कम हो गया, तो वो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिव। दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया, वो बॉडी क्या होगी? नेगेटिव। हमने क्या कहा था, अगर मैं इम्बैलेंस क्रिएट कर दूं तो बॉडी चार्ज नजर आनी शुरू हो जाएगी। दो न्यूट्रल बॉडी है, क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का अमाउंट सेम है। एक में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो पॉजिटिव होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव होगी। सारी गेम किसकी चल रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो क्योंकि सारी गेम इलेक्ट्रॉन की चल रही है और इसको आप और छोटा नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसको मैंने स्मॉल ई के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मैं जहां जहां स्मॉल ई लिखूंगा, उसका क्या मतलब है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्मॉल ई का मतलब एक वैल्यू है। क्या वैल्यू? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मेरे को कोई कहे कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूंगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -E, क्योंकि मैं बार बार 1.6 10⁻⁻19 ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं उसको क्या लिख दूंगा? E। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? -E। आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज क्या है? +E। पता है आपको? तो ये जो E वर्ड है, E, ये जो आप E यहां लिख रहे हो वो क्या है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और यहां पे एक और चीज याद रखनी है कि एक मेरे पास +E है और एक मेरे पास -E है, और कोई मेरे को बोले कि बताओ इनमें से ज्यादा बड़ा कौन सा है? चार्ज के मतलब पर्सपेक्टिव से ज्यादा चार्ज कौन सा है? +E ज्यादा है कि -E ज्यादा है? तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, एक बस पॉजिटिव नेचर का है, दूसरा नेगेटिव नेचर का है। दोनों की ताकत सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, बस एक की नेचर पॉजिटिव है, दूसरी की नेचर उसके ऑपोजिट है, इसलिए मैंने क्या नाम दे दिया? नेगेटिव। हाँ जी, ठीक है जी।
और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.1 10 raised to minus 31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना आ गया 9.1 10 raised to minus 31 किलोग्राम। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, बड़ा बहुत कम मास है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेचर में एक और ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन जैसा है, पर उसकी दो चीजें अलग हैं इलेक्ट्रॉन से। एक जो चार्ज है उसका नेचर, और दूसरा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट। अब आगे हम मैग्नेटिक मूवमेंट डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ये दो चीजें छोड़ के बाकी सब सेम है, मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है। मतलब मास भी इलेक्ट्रॉन जैसा, बाकी बिहेवियर भी इलेक्ट्रॉन, सब कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा है। बस सिर्फ फर्क क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। और मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का क्या है, ऑपोजिट है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है जी। तो ये दो चीजें छोड़ के बाकी सब सेम है। बता सकते हो कौन सा पार्टिकल? हाँ जी, बता सकते हो कौन सा पार्टिकल? अब देखो प्रोटॉन, तो आपने देखो पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम्स ज्यादा होता है। अरे पढ़ा नहीं आपने कि सारा मास तो न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या लेते हैं, निग्लिजिबल। पढ़ा तो हुआ है सब कुछ, नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1800 टाइम ज्यादा होता है। न्यूक्लियस भारी है, सारा मास न्यूक्लियस के कारण है। और न्यूक्लियस क्यों भारी? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं है। हाँ, बस एक चीज है, इलेक्ट्रॉन माइनस ही चार्ज है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, बोलो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्लस सी। इलेक्ट्रॉन अगर माइनस ही है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्लस सी। लेकिन मास सेम नहीं है। अच्छा, अब ऐसा पार्टिकल जो दूसरे के बिल्कुल एक जैसा है, बस सिर्फ उनका नेचर अलग है, उसको हम कहते हैं एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल। तो एंटी पार्टिकल का मतलब है एक ऐसा पार्टिकल जो गिवन पार्टिकल के बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर द नेचर ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। So what is an antiparticle? Antiparticle, it is a subatomic particle it is a subatomic particle possessing equivalent mass as its normal particle counterpart, but with opposite magnetic moment and nature of electric charge. And your antiparticle of electron is positron. तो अब ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है, बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन अगर माइनस ही है तो पॉजिट्रॉन क्या है, प्लस सी। पर मास दोनों का क्या है, सेम है। पॉजिट्रॉन भी क्या है, फंडामेंटल। पॉजिट्रॉन भी क्या है, फंडामेंटल। जैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, पॉजिट्रॉन भी फंडामेंटल। तो कोई ऐसा पार्टिकल जो बिल्कुल दूसरे के सेम है, बस सिर्फ उसकी दो ही चीजें अलग है। क्या अलग है, उसका नेचर ऑफ चार्ज एंड उसका मैग्नेटिक मोमेंट। बाकी मास और बाकी अदर बिहेवियर सब उसके सिमिलर है, तो उसको हम उसका क्या बोलेंगे, एंटी पार्टिकल। हाँ जी, ठीक है जी। सो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
बोलो क्या है? पॉजिट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वही पॉजिट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, तो पॉजिट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल। तो अब क्वेश्चन आया, सर प्रोटॉन क्या है? क्वेश्चन आया प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन जो है वो बना हुआ है क्वार्ट्ज का। प्रोटॉन को तोड़ोगे, प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन को मैं तोड़ूंगा तो उसके अंदर कुछ है। क्या है उसके अंदर? क्वार्क। मैंने क्या कहा था कि फंडामेंटल पार्टिकल अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फिर मैंने किसका नाम लिखाया था आपको फंडामेंटल? क्वार्क्स का। और मैंने कहा था क्वार्क्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन ग्रुप्स। हाँ जी बोलो बेटा। दोनों होते हैं, हाँ हाँ, देखा प्रोटॉन अकेले पॉजिटिव होते हैं। तो एक्चुअली पता है क्या है, प्रोटॉन के अंदर ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्वार्क हैं, पर पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, आपने आज तक पढ़ा न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसको तोड़ोगे उसमें भी क्वार्क हैं, और उसके अंदर जो क्वार्क हैं जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन दिखने में न्यूट्रल है, तोड़ोगे तो उसके अंदर दोनों चार्ज हैं। कौन से? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और वो किस फॉर्म में? क्वार्क के फॉर्म में। और उनको जोड़ के कौन रख रहा है? ग्लूऑन जोड़ के रख रहा है। कौन जोड़ के रख रहा है? ग्लूऑन जोड़ के रख रहा है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? और इसीलिए क्योंकि प्रोटॉन 3 क्वार्क का बना हुआ है तो भारी है, वो भारी है। पर टोटल चार्ज जो उसका बन के आ रहा है, जो टोटल चार्ज बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है? प्लस ही। न्यूट्रॉन का जो टोटल चार्ज बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0। जैसे एक एटम है, दिखने में एटम न्यूट्रल है पर उसके अंदर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ऐसे ही न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन दिखने में न्यूट्रल है पर उसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। जितना पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज क्वार्क का उसमें है, उतना ही नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज उसका क्वार्क का न्यूट्रॉन में। और टोटल चार्ज उसका क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? न्यूट्रल, 0। अच्छा, आपने कभी वो रेडियो एक्टिविटी ऐसे सुना है? वो न्यूक्लियर, ऐसे न्यूज में तो आप देखते ही रहते हो कि भाई न्यूक्लियर बम ना गिर जाए, न्यूक्लियर बम ना गिर जाए। तो न्यूक्लियर बम में क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वो रिएक्ट करता है। मतलब न्यूक्लियस जब टूटता है तो बहुत एनर्जी निकलती है। जब न्यूक्लियस टूटता है बहुत एनर्जी निकलती है, वो न्यूक्लियर प्रोसेस है। सन से आपको जो एनर्जी मिल रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, वहां पे भी न्यूक्लियस प्रोसेस चल रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में जो गिरा था वो न्यूक्लियर बम। तो आपने कभी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर प्रोसेसेस में अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा, ऐसे सुना कभी? अल्फा बीटा गामा ऐसे सुना है कि जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं। और बीटा रेज क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस टूटने पे नेगेटिव कहां से निकलने लग गया? उसमें तो सब पॉजिटिव ही है, दिखने में पॉजिटिव है। वो जब टूटेगा क्वार्क बेचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब क्वार्क डिस्टर्ब होंगे तो पॉजिटिव क्वार्क भी और अंदर नेगेटिव क्वार्क भी। और जब वो बाहर निकलेंगे तो नेगेटिव फॉर्म में जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसको आप बीटा रेस कह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर हमें लग रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव तो ओवरऑल उसका चार्ज है, पर उसके अंदर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी प्रेजेंट है। किसके फॉर्म में? क्वार्क्स के फॉर्म में। हाँ जी, ठीक है। सो कल हम थोड़ा सा इसको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन वी स्टार्ट विद फोर्सेस। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे? कूलम्स लॉ, फोर्सेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।